नमस्कार दोस्तों, हमें मिले एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के पहले वीडियो के समर्थन के लिए साधुवाद। अब हम आपके लिए एक दूसरा वीडियो भी लेके आए हैं जिसमें हम आपको बताएंगे कि इस बीमारी की शुरुआती अवस्था से इसकी प्रगति को कैसे कम करें, यानी इसको गंभीर अवस्था में पहुंचने में देर लगे और मरीजों को इस बीमारी की चुनौतियों का सामना करने में आसानी हो। इस संबंध में हमने अपने मशहूर ऑर्थो सर्जन डॉक्टर गौरव शर्मा और कास इंडिया के अध्यक्ष मिस्टर अंकुश शुक्ला से बात की। इनिशियल स्टेज में है वो एडवांस स्टेज में ना जाए उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो इसमें दो चीज़ें हैं, प्रिवेंटिव एस्पेक्ट और दूसरा ट्रीटमेंट वाला एस्पेक्ट। प्रिवेंटिव जो एस्पेक्ट है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है हमारी एक्सरसाइज। यदि किसी पेशेंट को मालूम चल गया है कि उनको एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस हो रखी है, इनिशियल स्टेज में है, तो सबसे अधिक ध्यान उनको अपने एक्सरसाइज पे देना पड़ेगा। एक्सरसाइज मतलब जो भी एक्सरसाइज उनकी स्पाइनल मोबिलिटीज़ की हैं, हिप के जॉइंट्स की है, तो देयर आर डिफरेंट एक्सरसाइज जो उसकी स्पाइनल मोबिलिटी मेंटेन रखें। बहुत सारे एक्सरसाइज हैं जो उनके लिए नेक के लिए हैं, बहुत सारे एक्सरसाइज है हिप के लिए, तो वो उनको करनी ही करनी है। दूसरा है लाइफ स्टाइल। लाइफ स्टाइल में उन पेशेंट को क्या करना है, एक्टिव लाइफ स्टाइल मेंटेन करनी है। एक्टिव लाइफ स्टाइल मतलब एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस उनको हो रखा है, दर्द के कारण वह बिस्तर पे हैं या वो लगते हैं कि चेयर पे हैं, अधिक भागदौड़ नहीं कर सकते हैं या कोई प्ले वाली एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं हो सकते हैं, तो वो यह ऐसा ना सोचें कि वो यह काम ना करें। ठीक है, रनिंग वो नहीं करें, हो सकता है रनिंग से उनकी दिक्कत बढ़े, लेकिन वो ब्रिस्क वॉकिंग कर सकते हैं जितना पेन उनका अलाउ करे। लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन बाकी चीज़ों में कि थोड़ा एक्टिवली इन्वॉल्व हों। यदि घर के बाहर नहीं आ सकते हो तो घर के अंदर ही चक्कर लगा लें, जिस सोसाइटी में रह रहे हैं वहाँ वॉक कर लें। खाने पीने में ध्यान दें, खाने पीने में जो भी जिसमें विटामिन डी अधिक है, विटामिन सी अधिक है, एंटीऑक्सीडेंट्स अधिक है, उसका यूज़ करें। जंक फूड्स को अवॉइड करें। जंक फूड तो सभी के लिए मना है, इन लोगों के लिए और मना है, क्योंकि ऑब्वियस है उसमें उतना अच्छा चीज़ें नहीं हैं जो बॉडी को मिलनी चाहिए। विटामिन डी, विटामिन सी, ये चीज़ें इनके लिए बहुत ज़रूरी है। तो लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन में दूसरा है स्ट्रेस को कम से कम करें। स्ट्रेस कम करते हैं, अच्छा फूड लेते हैं, जंक फूड अवॉइड करते हैं, विटामिन डी, विटामिन सी ये वाले फूड लेते हैं, तो ये काम काफ़ी उनका आसान हो जाएगा। ट्रीटमेंट एस्पेक्ट, पेशेंट को मालूम है कि उनको एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस हो रखा है, तो उनको चाहिए कि समय समय पे एक प्रॉपर फिजिशियन को, एटलीस्ट रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर जो आरएमपीज़ हैं या ऑर्थोपेडिक सर्जन को जाके दिखाएं। वो ये असेस करते रहेंगे कि हाँ भाई आपका ग्रेडिंग क्या चल रही है। जब वो बोलें एक्सरे कराएं, ब्लड इन्वेस्टिगेशंस कराएं, ईएसआर कराएं, सीआरपी कराएं, ताकि मालूम चले उनका डिजीज़ का प्रोग्रेशन क्या है। हम एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस को ठीक तो नहीं कर सकते हैं, हम उसके प्रोग्रेशन को जरूर हाल्ट कर सकते हैं। तो एक प्रिवेंटिव एस्पेक्ट जो मैंने आपको बताया, दैट इज़ बाय लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, एक्सरसाइज। दूसरा ट्रीटमेंट एस्पेक्ट कि वो फिजिशियन के पास जाएं, आरएमपी के पास जाएं, सर्जन के पास जाएं, ताकि वो उनको समय समय पर एक्सेस करें। हो सकता है कि उनको लग रहा है कि उनका कूल्हा जो है एक ख़राब हो रहा है और उनको लग रहा है कि नहीं हल्का दर्द है, तो वो उसको और डिले करेंगे। यदि वो डॉक्टर के पास चले जाते तो बता देते हैं हाँ भाई आपका अर्ली स्टेज है। अर्ली स्टेज में कुछ ड्रग ऐसी होती हैं कि उसको आपका जो आर्थराइटिस को के प्रोग्रेशन को थोड़ा स्लो कर देगी, तो डॉक्टर यदि वो दवा दे देते तो थोड़ा सा और डिले हो जाता। मेरा भी यही अनुभव है। हालांकि ये दुर्भाग्य रहा है कि जिस समय ये डायग्नोसिस हुआ था मेरा, जिस समय मैं इस बीमारी की चपेट में आया था शुरुआती समय में, उस समय कोई मुझे इस तरीके से बताने वाला नहीं था। तो पहले तो कई चक्कर लगाने पड़े डायग्नोसिस के लिए। पहले तो पता ही नहीं चल रहा था कि मुझे हुआ क्या है। कभी मतलब शिफ्टिंग पेन होती थी, कभी इस तरफ, कभी इस तरफ, कभी यहाँ, कभी वहाँ। इस चक्कर में डॉक्टर को खुद ही समझ में नहीं आ रहा था। कोई बता रहा था कि आपको बोन टीवी हो गया, कोई कह रहा था कि आपको मतलब बोन से जुड़ी हुई कई सारी बीमारियां हो गई, लेकिन नतीजे पे कोई नहीं पहुंच रहा था। तो काफ़ी 3 साल 4 साल बीतने के बाद तब जाके एक हॉस्पिटल में और एक डॉक्टर हैं, उन्होंने मतलब कई डॉक्टरों का एक पैनल बनाया और बहुत सारे जांच हुए मेरे, तब जाके उन्होंने ये डायग्नोस किया कि आपको ये सारी बीमारियां हैं। और उसके बाद इस बीमारी के बारे में आप समझो कि इतना बड़ा नाम था इस बीमारी का, सीरोवी स्पॉन्डिलोआर्थोपेडी। तो ये बीमारी एक मतलब इसका नाम सुन के ही लगता था कि ये जब नाम इतना बड़ा है तो प्रॉब्लम कितनी बड़ी होगी। उसके बाद फिर मैंने मतलब जब मुझे ये प्रॉब्लम आने लगी, मुझे किसी ने नहीं बताया इसमें आगे क्या होगा, किस तरह की डिफॉर्मिटी हो सकती है। जब थोड़ी बहुत समस्या हुई तो मैंने रिसर्च करना शुरू किया
खुद से, तब जाके मैं समझा कि ये बीमारी क्या है। और जब इस चीज़ तक मैं पहुंचा तो मेरे दिमाग में फिर ये बात आई कि जब मेरे जैसा एक पेशेंट जो है इस तरीके से भटकना पड़ रहा है या समझना पड़ रहा है, तो फिर क्यों ना मैं जो है ये काम ही शुरू करूं। तभी मैंने जो है कास इंडिया कास फाउंडेशन जो है उसको स्थापित किया। और कास फाउंडेशन की जो यूट्यूब चैनल है उसमें हम एजुकेशन वीडियो डालते हैं एंकिलोजिंग पेशेंट्स के लिए, उनके काम की वीडियो डालते हैं कि किस तरीके से खुद को मैनेज कर सकते हैं, कब क्या हो सकता है, मतलब उनके मतलब की बहुत सारी चीज़ें होती है उसमें। इसमें जो सिम्टम्स होते हैं वो होते हैं लो बैक पेन और मॉर्निंग स्टिफनेस, यानी कि पेशेंट को पीठ में दर्द है और सुबह उठ के जाम होता है, मोस्ट कॉमनली ये होता है। इसके अलावा अन्य भी लक्षण होते हैं जो अनकॉमन होते हैं, जैसे कि किसी का नी में पेन हो रहा है, नी में स्वेलिंग हो रही है, वो अनकॉमन है, उसकी हम बातें नहीं करते हैं। मोस्ट कॉमनली पेशेंट को होता है कि पीठ में दर्द है और सुबह उठ के आधा घंटा 1 घंटा जाम है या कुछ लगता है चाल बदल रही है, लचक आ रहा है। तो ऐसा जब भी हो तो किसी आरएमपी के पास जाएं, किसी फिजिशियन के पास जाएं, किसी सर्जन के पास जाएं। कभी भी कोई भी पीठ में दर्द जो 6 हफ्ते से ऊपर है उसको इग्नोर नहीं करें। मैं बार बार यही कहता हूँ, एनी लो बैक पेन मोर देन 6 वीक्स नीड इन्वेस्टिगेशन और ट्रीटमेंट। 2 हफ्ते 3 हफ्ते है, आपको लग रहा है ठीक है, आप सिकाई कर लीजिए, घर में आराम कर लीजिए। अच्छी बात है कि आप 5 दिन का दर्द हो रहा तो भी डॉक्टर के पास जाएं, अच्छी बात है, लेकिन कुछ मॉनेटरी कंस्ट्रेंट्स हैं, आप नहीं जा पा रहे हैं तो 6 हफ्ते बाद तो डॉक्टर के पास जाना ही जाना है। आपको जैसे डॉक्टर ने भी मतलब बताया होगा, पेशेंट्स को बताते हैं कि अगर 1 हफ्ते से ज़्यादा अगर आपको पेन हो बॉडी के किसी भी जॉइंट्स में, तो आपको इस चीज़ को हल्के में नहीं लेना है। तत्काल मतलब विशेषज्ञ डॉक्टर होते हैं, चाहे वो रूमेटोलॉजिस्ट हो या फिर इम्यूनोलॉजिस्ट हों, फिजियोथेरेपिस्ट हों, आपको इन लोगों से मिल लेना चाहिए। और रह गई बात कि डिफ्रेंशिएट करने में आम पेन में और इसके पेन में, तो इसमें मॉर्निंग स्टिफनेस होती है 15 मतलब ये मॉर्निंग स्टिफनेस आपको कई बार 15 मिनट हो सकती है, कई बार आधे घंटे हो सकती है, कई बार 2-3 घंटे भी हो सकती है। और जैसे जैसे आप मोबिलाइज होते हैं, आप एक्टिविटी करते हैं, चलते हैं, उठते बैठते हैं, तो ये पेन धीरे धीरे कम होने लगती है। ये शुरुआती अवस्था में ऐसा होता है। मेरा जो पेन था वो एसआई जॉइंट से शुरू हुआ था। मुझे अभी भी याद है, मैंने जब एक्सरे कराई थी पहली बार, तो मतलब एसआई जॉइंट में जो गैप है उसमें थोड़ी कमी डॉक्टर ने बताई थी उस एक्सरे रिपोर्ट में, यानी ये इन्फ्लामेशन के कारण होता है। तो लेकिन इसके बाद भी वो किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाए थे कई सालों तक। सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये था। तो ऐसे चीज़ों को हल्के में नहीं लेना है। इस तरह से होते ही किसी विशेषज्ञ डॉक्टर से तत्काल मिलने की ज़रूरत होती है। मान लीजिए वो डायग्नोसिस न भी कर पाए, लेकिन उस वक्त जो मेडिसिन वो देंगे आपको मतलब इन्फ्लेमेशन कम करने के लिए, वो आपके जॉइंट की डिफॉर्मिटी से आपको ज़रूर बचाएगा। इसके जो पेशेंट्स हैं उनकी मैं मेंटल कंडीशन और फिजिकल कंडीशन को बहुत अच्छी तरीके से समझता हूँ और महसूस करता हूँ। ये बात बिल्कुल सही है कि एक समय के बाद बिल्कुल निराशा सी हो जाती है, आपको ऐसा लगता है कि मेरी पूरी दुनिया लुट गई। जाहिर सी बात है, ये बीमारी 15 साल से 30 साल के उम्र के बीच में ही दस्तक देती है, और ये एक ऐसा इम्पोर्टेंट समय होता है जब कोई यंग व्यक्ति जो है वो अपने पूरे लाइफ का जो एक मतलब एक सिनेरियो है उसको इमेजिन किया होता है और प्लान किया होता है, प्लान कर रहा होता है। ठीक है, ऐसे समय में वो व्यक्ति फिजिकली अनफिट हो जाए, मूवमेंट करने में उसको रिस्ट्रिक्शन हो, तमाम तरह की दिक्कत हो, जब वो अपने ही दूसरे साथियों को देखता है फ्रीली काम करते हुए, ज़िंदगी में आगे बढ़ते हुए, और ख़ुद को इस तरीके से रिस्ट्रिक्ट देखता है, तो आप उसके मेंटल लेवल को इमेजिन कर सकते हैं कि वो किस तरीके से सोचता होगा। तो यहाँ हमदर्दी की भी बात है और यहाँ पे इस चीज़ को समझने की भी बात है कि कितनी प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरी बात कि इसमें देखिए, ये कहना बड़ा आसान है कि हौसला रखिए, कॉन्फिडेंट रहिए, अपने आप को संभालिए, लेकिन ये करना टफ है, ये आसान काम नहीं है। लेकिन हाँ, हमें जीवन जीना है। ठीक है, चाहे ये पेन हो, चाहे कुछ भी हो, हमें जीवन जीना है। ज़िंदगी का अंत इस पेन के साथ नहीं होता है। आप जानते हैं इस चीज़ को कि उम्मीद एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को बड़े से बड़े संकट से उबारती है और ज़िंदा रखती है, होप। तो मैं अपने स्तर से ये कहना चाहूँगा कि होप रखें, अपने आप को लो ना फील करें
पेन होता है, लेकिन कॉन्फिडेंस से उसका मुकाबला करें, ठीक है। समय पे मेडिकेशन लें, आपको एलोपैथी सूट करे एलोपैथी से आप खुद का इलाज कराएं, होम्योपैथी सूट करे होम्योपैथी से कराएं, अगर आपको आयुर्वेद सूट करता है आयुर्वेद से कराएं। सबसे पहले ये पहचानें कि आपके शरीर पे कौन सी पैथी रिजल्ट अच्छा दे रही है और उसके अकॉर्डिंग आप अपना इलाज कराएं। तीसरी बात, खुद को आइसोलेट न करें। अगर पेन हो या फिजिकल डिफॉर्मिटी हो, कोई झुक गया हो या कोई लंगड़ा के चल रहा हो या किसी भी तरह की फिजिकल डिफॉर्मिटी है, खुद को मतलब ये समझने की ज़रूरत नहीं है कि आपको देख के लोग क्या महसूस कर रहे होंगे, क्या कह रहे होंगे। देखिए, लोग आपको ना ठीक कर पाएंगे और न ही लोग आपके ठीक करने के लिए आपका इलाज करवा पाएंगे, ठीक है। तो फिर लोग कुछ भी कहें उससे आपको मतलब नहीं होना चाहिए। आप अपने घर परिवार में एक अच्छे माहौल के बीच में रहें, तनाव न लें अधिक, जो काम आपको अच्छा लगता हो उसमें ज़्यादा मन लगाएं। देखिए, ये बीमारी आपको हो गई है, ये एक बुखार तो है नहीं, वायरल फीवर तो है नहीं कि 5 दिन बाद ठीक हो जाएगा, 3 दिन बाद ठीक हो जाएगा। यह बीमारी आपको आपके जीवन के साथ चलनी है, तो ये आपको प्रण ले लेना है कि यह मेरे साथ है, मुझे अपने साथ ले चलना है। तो ऐसा करें ताकि बैलेंस बना रहे। बीमारी है, ठीक है, दवाएं खाते रहें, उसकी जो जरूरत पड़ती है ऑपरेशन कराना है उसका ऑपरेशन कराएं, लेकिन हार मानने से तो बात नहीं बनेगी, आपके साथ ही रहेगी। इसलिए इसके संग फिजिशियन को, सर्जन को, साइकेट्रिस्ट को दिखाएं और ट्रीटमेंट जरूर लें। ट्रीटमेंट नहीं लेंगे नुकसान होगा, ट्रीटमेंट लेंगे तो आराम मिल जाएगा। हम आशा करते हैं कि आपको इस वीडियो से कुछ अच्छी जानकारी मिली होंगी। उम्मीद करते हैं कि आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे ताकि इस बीमारी से पीड़ित लोगों को कुछ राहत मिल सके। धन्यवाद।